वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। उपचारात्मक आहार रोग के अनुसार दिया जाता है और ये लिंग के अनुसार दिया जाता है और फिर आयु के अनुसार दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए उपचारात्मक आहार भिन्न भिन्न होते हैं और विभिन्न आयु वर्गों के लिए और भिन्न महिला और पुरुष दोनों के लिए ही उपचारात्मक आहार भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के आहार कौन कौन से हैं। पहला तो है रोगी को दिया जाने वाला आहार कौन सा है, इसके कितने प्रकार हैं। पहला आहार है सामान्य आहार, दूसरा है अर्धठोस एवं नर्म आहार, तीसरा है पूर्ण तरल आहार, इसको कहते हैं क्लियर फ्लूइड डाइट, और चौथा है तरल आहार, पांचवा है सौम्य आहार। अब हम इन्हीं आहारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे। सबसे पहला आहार है सामान्य आहार। इस आहार को ग्रहण करने से रोगी को 1800 से 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 42 से 45 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। यह आहार उन रोगी को दिया जाता है जिन्हें पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं होती है। यह ठोस एवं तरल आहार का मिश्रण होता है। इसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इस प्रकार के आहार को रोगी स्वयं मुंह के द्वारा खा सकता है। दूसरी प्रकार का आहार है अर्धठोस आहार या नरम आहार। इसको सॉफ्ट डाइट कहा जाता है। इसमें एनर्जी 1500 किलो कैलोरी मिलती है, प्रोटीन 35 से 40 ग्राम मिलता है और यह दिन में कम से कम 3 बार देना चाहिए। इस आहार में पिसे अनाज के व्यंजन, पके मौसमी फल, खिचड़ी, पकी हुई गली हुई दाल, रोटी का छिलका, मुलायम गली सब्जी आदि आते हैं। ये आहार तब दिया जाता है जब रोगी का पाचन तंत्र सही स्थिति में रहता है। यह ऐसे आहार होते हैं जिससे आसानी से बिना चबाए निगला जा सकता है। इसमें मिर्च, मसाला, तेल आदि की कम मात्रा होती है। रेशे की मात्रा कम होती है जिससे ये शीघ्रता से और आसानी से पच जाता है। सामान्यतया ऑपरेशन के बाद ये डाइट दी जाती है। अगला देखिए पूर्ण तरल आहार। इसको हम क्लियर फ्लूइड डाइट भी कहते हैं या पूर्ण साफ तरल आहार भी इसको कहा जाता है। इसमें कोई फाइबर नहीं होता है और ना ही कोई दूध होता है। नो फाइबर नो मिल्क वाला फॉर्मूला वाला ये आहार होता है। यह आहार जो तरल रूप में होता है या जिसे पकाकर तरल रूप में लाया जाता है, इस श्रेणी के आहार के सामान्य विधि के अंतर्गत ये आता है। इसको हम नेचुरल फीडिंग तथा कृत्रिम विधि दोनों द्वारा दिया जा सकता है। इसमें आर पार देखा जा सकता है। इस प्रकार के आहार में कैलोरी और ऊर्जा, कैलोरी या ऊर्जा इसको दोनों एक ही कह सकते हैं, चाहे कैलोरी कहो चाहे ऊर्जा करो। इसमें 300 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और कोई प्रोटीन नहीं होती है। इसमें आर पार देखा जा सकता है इस प्रकार के आहार में। और सामान्य विधि द्वारा तरल आहार इसमें दिया जाता है। तो इसमें फलों का रस, अनाज का पानी, दाल का सूप, मांसाहारी सूप आदि पदार्थ इसमें छान कर देते हैं। और नली द्वारा क्या क्या देते हैं इसमें शरीर में, ग्लूकोज, संतरे का रस, जीवन सत्व आदि। इसमें पौष्टिक तत्व कम होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक नहीं देना चाहिए। एक तो मुंह के द्वारा दिया जाता है पूर्ण तरल आहार, दूसरा नली के द्वारा। अब चौथा प्रकार है तरल आहार। इसको फुल लिक्विड कहते हैं और ये 2-2, 4-4 घंटे पर यह आहार दिया जाता है। यह पूर्ण तरल आहार ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्ण तरल आहार को छान कर दिया जाता है तथा इसमें छाना नहीं जाता। ये आहार उन रोगियों को दिया जाता है जिसमें पूर्ण तरल रोगी निकलने में परेशानी महसूस करता है। इसके अंतर्गत खिचड़ी, दलिया, दाल, साबूदाना आदि आता है और दूध भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें 1200 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है इस आहार से और 35 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला आहार का प्रकार है सौम्य आहार या इसको ब्लेंड डाइट भी कहते हैं। इसको कुचला हुआ आहार भी कहते हैं।
ये आहार सामान्य आहार जैसा ही है, बस ये आहार सरल रूप में होता है। यह उन रोगियों के लिए होता है जिन्हें पाचन संबंधी बीमारी में, अल्सर में, घाव में दिया जाता है। इसमें सामान्य आहार की तुलना में अधिक कार्बोज और प्रोटीन होता है। अब देखिए आहार नियोजन क्या है। आहार नियोजन कितने प्रकार से होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आहार कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य आहार और दूसरा होता है उपचारात्मक आहार। आहार प्रबंधन वह प्रबंधन है जिसमें खाद्य पदार्थों को मितव्ययितापूर्ण तरीके से प्रयोग में लाते हुए पारिवारिक आहार से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। फिर अगला पॉइंट इसमें देखिए, आहार नियोजन एक कला है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से आहार भी है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक, सुरक्षित और संतुलित आहार का लेना भी अनिवार्य है। सीमित साधन, समय, धन, शक्ति को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन किया जाता है और परिवार की रुचि और अरुचि का ध्यान रखते हुए भी प्रबंध करना चाहिए। पाक क्रिया का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ये आहार नियोजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आहार नियोजन एक विज्ञान भी है और आहार नियोजन के अंतर्गत आहार की विविधता पर भी ध्यान दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी ध्यान दिया जाता है। अब इतना जान लीजिए कि साल्ट और स्वीट, चीनी और नमक जो है ये इसको सफ़ेद जहर भी कहा जाता है और 30+ होने पर इसका पूरा का पूरा परहेज करना चाहिए। अब आहार नियोजन के लाभ क्या होते हैं। आहार नियोजन का मतलब हो गया, एक लाइन में आप ये समझ लीजिए कि किसको किस प्रकार का और कितने समय पे भोजन देना है, उसी को हम आहार नियोजन कहते हैं। कुल मिला के भोजन प्लान जो बनता है घर पर कि आज सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा और किसके लिए क्या क्या बनेगा, ये सब आहार, उसको फूड प्लानिंग भी कह सकते हैं या आहार की प्लानिंग करना भी कहा जा सकता है। आहार नियोजन के लाभ क्या होते हैं। सीमित साधन की बचत होती है, परिवार की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आहार संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मानसिक तृप्ति और संतोष प्राप्त होता है, कम धन का प्रयोग करके उत्तम आहार प्राप्त किया जा सकता है और आहार में आकर्षण और विविधता लाई जा सकती है। संतुलित और पौष्टिक आहार आहार नियोजन से प्राप्त होता है। अब देखिए आहार नियोजन का आधार क्या होता है, यानी आहार नियोजन करते समय, भोजन की प्लानिंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो शारीरिक आवश्यकता, दूसरा आयु, तीसरा लिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने लगती है और पानी की मात्रा घटने लगती है। अब आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। पहला है मौसम के मिलने वाली वस्तु का प्रयोग, मौसम के अनुकूल पाक विधियों का प्रयोग, परिवार के सदस्यों की शारीरिक मांग, रुचि, सदस्यों की संख्या, परिवार की संरचना, समय और शक्ति की उपलब्धता और कार्य का क्षेत्र, ये सब आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कैसे, जैसे मौसम, जो चीज़ें किसी विशेष मौसम में मिलेंगी तो हम उन्हीं चीज़ों का प्रयोग भोजन बनाने में कर सकते हैं और मौसम के अनुकूल पाक विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। गर्मी में बिल्कुल सादा भोजन और ठंडी में हल्का गरिष्ठ भोजन, ये सब चीज़ें आहार नियोजन को प्रभावित करती हैं। फिर अगली चीज़ क्या है, परिवार के सदस्यों की शारीरिक मांग, ये भी आहार नियोजन को प्रभावित करता है कि एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, हर सदस्य की जो शरीर संबंधी आवश्यकता होती है वो अलग अलग होती है। तो किसको कैसा भोजन चाहिए या किस किस प्रकार के व्यक्ति हैं परिवार में, ये सारी चीज़ें आहार नियोजन को प्रभावित करती हैं। फिर रुचि, परिवार नियोजन करते समय व्यक्तियों के, घर के सदस्यों की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए और सदस्यों की संख्या का ध्यान रखना चाहिए। आहार नियोजन करते समय परिवार की संरचना का भी ध्यान रखना चाहिए और समय व शक्ति की कितनी उपलब्धता है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन मजदूर वर्ग का कार्य करता है, कौन ऑफिशियल वर्क करता है, तो उनके अनुसार उनका जो डाइट प्लान होता है वो अलग अलग होता है। फिर मनोवैज्ञानिक कारण, व्यक्ति के मन को देखते हुए किसको क्या पसंद है, उन सब चीज़ों को देख करके भी आहार नियोजन करना चाहिए। पोषक तत्वों की रक्षा
हो और सामाजिक किस कारण से आहार नियोजन किया जा रहा है, किस प्रकार का फंक्शन है घर में, किसके लिए आहार नियोजन किया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है आहार नियोजन के सिद्धांत। आहार नियोजन के सिद्धांत क्या है? आहार नियोजन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। प्रत्येक सदस्य के दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, यही आहार नियोजन का सिद्धांत है। साधनों की बचत हो जाए, समय की भी बचत हो, आहार का समय निश्चित हो, एक दिन को एक इकाई के रूप में देखा जाए। मौसम को भी ध्यान में रखना चाहिए आहार नियोजन करते समय, भोजन परोसने की विधियों का भी, आर्थिक स्थिति का, नियोजन में लचीलापन होना चाहिए और नियोजन में विभिन्नता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आहार नियोजन के सिद्धांत हैं। और ये आहार नियोजन करते समय जो ये भोजन में विभिन्नता कैसे लाई जाए? पहला तो पाक विधि का प्रयोग करके, पाक विधि में अंतर करके, यानी रोज़ एक ही पाक विधि का प्रयोग न किया जाए। दूसरा, भोज्य पदार्थों की बनावट में विभिन्नता लाकर, जैसे अभी मैंने बताया था उदाहरण से, आलू से बहुत सारे अलग अलग भोज्य पदार्थ बना दिए जाएँ। और रंगों में विभिन्नता रखने से भी आहार नियोजन अच्छा होता है। कुल मिला के आहार नियोजन का एक अभिन्न अंग है रंगों में परिवर्तन करना, ताकि भोजन अट्रैक्टिव दिखाई पड़े और हर व्यक्ति की भूख जागृत हो सके। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।